नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई चीज़, और ये नई चीज़ क्या है जिसे देखकर आप एकदम हैरान परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई ये बहुत काम की चीज़ बता दी आपने। तो वही काम की चीज़ बताने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और सीख लेना है इसे। अगर आप टेट दे रहे हैं, टेट चाहे कोई भी हो, आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट क्यों ना हो, ये हर जगह आएगा और आपकी मदद करेगा। तो जो मदद करेगा वो शक्तिमान कौन है, फटाफट से जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेके प्रभु का नाम और प्रभु से भी पहले अपने माता पिता का नाम लीजिए और शुरू कीजिए वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, मैं आपको बता दूं, हम सीखने वाले ऐसे शब्द जो आपको सीटेट या कोई भी टेट का पेपर पढ़ते समय हर एक क्वेश्चन में नज़र आते हैं, हर एक क्वेश्चन में नज़र आते हैं, और उस शब्द का मतलब आपके पास नहीं होता है, फिर आप घूम जाते हैं। तो वो घूमने वाला सिस्टम आज ख़त्म करने वाले हैं, उसके बाद सीटेट की तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द हमारा अधिगम। बहुत से ज़्यादातर लोगों को मतलब पता है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अनुभव के द्वारा जानना। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। जब कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कुछ सीख रहा है, अपने स्किल को बढ़ा रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। एकदम सही से पहचाना। अब जब भी अधिगम आए तो आप समझ जाना यहाँ किसकी बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है संज्ञान। अति महत्वपूर्ण। आपने हर एक दूसरे तीसरे प्रश्न में संज्ञान देखा होगा। अब आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता होता कि संज्ञान होता क्या है, तो उत्तर कहाँ से देंगे? चलिए, कॉग्निटिव क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना संज्ञान में आएगा। संज्ञान क्या आएगा? ज्ञान प्राप्त करना। बोले अधिगम का मतलब भी ज्ञान प्राप्त करना था। क्रिया के द्वारा सीखना, मस्तिष्क का ज्ञान प्राप्त करना संज्ञान में आता है। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए जवाब ढूंढते हैं तो उसे हम संज्ञान कहते हैं। ठीक, कॉग्निटिव संज्ञान कहते हैं जब हमारे व्यवहार में कोई चीज़ आ गई है, किसी को हमने ज्ञान प्राप्त किया, इससे उसे संज्ञान कहेंगे। अगला है हमारा तीसरा शब्द है अनुभूति। अनुभूति है ना, परसेप्शन। अनुभूति क्या होती है? देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? हम अनुभूति कहते हैं। अब इसका मतलब भी ज्ञान प्राप्त करना ही है, लेकिन परसेप्शन देखकर, सुनकर या स्पर्श के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो अनुभूति में आएगा। ये ध्यान रखना है। सीटेट का पेपर जो है वो आने वाला है आपका, या तो जुलाई में होगा या फिर दिसंबर में, तो निश्चित होगा ही होगा। तो अपनी तैयारी कंटिन्यूस बनाए रखें, ये ध्यान रखना है। आगे है संवेदनाएं, सेंसेशन। संवेदनाएं क्या होती हैं? संवेदनाएं देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये सब क्या है? संवेदनाएं हैं। यानी किसी चीज़ को देखना है, सुनना है, छूना है, ये सब क्या होती है? संवेदनाएं होती हैं। उदाहरण से उदाहरण आँख से रंग दिखना संवेदना होगा, है ना। और रंग को सुंदर समझना अनुभूति होगी। अनुभूति हमारी समझ पर डिपेंड भी करती है, ध्यान रखना है। और संवेदनाएं इंद्रियों पर डिपेंड करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारा इंद्रियां, सेंसेस। इसे सब जानते हैं। इंद्री क्या होती है? नेत्र होते हैं हमारे। देखना कर्णों के शुरू होता है, सुनना नासिक के द्वारा होता है, और जिह्वा होती है रसना के लिए, और त्वचा होती है स्पर्श के लिए। तो त्वचा, जिह्वा, नासिका और कर्ण और नेत्र, ये सभी क्या है? ये इंद्रियां हैं। तो टोटल मिला के इंद्री कितनी हुई? इंद्री 1, इंद्री 2, इंद्री 3, इंद्री 4, इंद्री 5। तो हमारे शरीर में केवल कितनी इंद्रियां पाई जाती हैं? 5 पाई जाती, ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारा अधिग्रहण। अधिग्रहण, एक्वाइजेशन, अति महत्वपूर्ण, बार बार आता है, पेपर में छपा होता है। अधिग्रहण, अधिग्रहण। तो अधिग्रहण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान, भाषा, कौशल, आदतों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। इसमें ज्ञान, भाषा, कौशल या आदतों आदि सभी को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिग्रहण कहेंगे। अधिग्रहण कहेंगे। अगला है हमारा नंबर 7 पर संवेग, इमोशंस, है ना। तो जीवन में इमोशंस
की बहुत महत्व होता है। तो इमोशंस आपका आनंद हो सकता है, क्रोध हो सकता है, भय हो सकता है, दुख हो सकता है, प्रेम हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है ना। तो इमोशंस क्या है? इमोशन आनंद हो सकता है, क्रोध, भय, दुख, प्रेम और आश्चर्य। आगे चले। अब देखिए, संवेग दो तरह के होते हैं इमोशंस। तो सकारात्मक संवेग आनंद या खुशी, प्रेम, स्नेह, संतोष, उत्साह, आत्मविश्वास, सहानुभूति। तो ये वाले कौन से होंगे हमारे? ये वाले होंगे हमारे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इमोशंस। अब पॉजिटिव इमोशंस हैं तो नेगेटिव भी इमोशंस होंगे, ध्यान रखना है। नेगेटिव में आते हैं आपके क्रोध, भय, दुख, चिंता, निराशा, लज्जा, हीनता, ये सब किस में आएंगी? नकारात्मक संवेग में आएंगी, ध्यान रखना है। आगे चले। अगला शब्द हमारा प्रगतिशील शिक्षा। इस पर एनईपी दम लगा रहा है। एनईपी कह रहा है शिक्षा को कैसा बनाओ? प्रगतिशील बनाओ। लेकिन भारत है कि वो शिक्षा में कुछ सुधार ही नहीं चाहता है। रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षा अनुभव, रुचि और गतिविधियों के आधार पर होती है ना। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब यह है रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार शिक्षा अनुभव, रुचि और गतिविधियों के आधार पर होती है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब हो गया ऐसी शिक्षा जो कंटिन्यूस क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, उसे प्रगतिशील बोलेंगे। आगे चले। 11वां शब्द हमारा उन्नत गति। उन्नत गति क्या होती है? सीखने की वह गति या रफ्तार जिससे कोई बालक ज्ञान, कौशल, व्यवहार में परिवर्तन करता है, प्रगति करता है, उससे आप उन्नत गति रेट, यानी कोई बालक ज्ञान, कौशल, व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है तो वो सीखने की वजह, उसी को कहेंगे हम उन्नत गति। उन्नत गति। आगे है भावनात्मक, इमोशनल। अगर मैं आपसे कहूं कि इमोशनल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो इमोशंस क्या होते हैं? किसी को दुखी होना, खुशी होना, दुखी होना, डर, क्रोध, प्रेम, चिंता, ये सभी क्या है? इमोशंस है ना। इंसानों के अंदर इमोशंस बाकियों से ज़्यादा पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारा समायोजित, एडजस्टेड। समायोजित का अर्थ क्या हो जाएगा? जो बच्चा नए माहौल, नियमों और लोगों के साथ खुद को अनुकूल बना ले वह समायोजित कहलाता है। मतलब जिस माहौल में वो रह रहा है अगर उसी को वह अनुकूलित बना ले, उपयुक्त बना ले, रहने के लिए एडजस्टेबल बना ले, तो उसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? समायोजित की में रखेंगे, ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारा संक्रियात्मक क्रिया। अब देखो ये भी महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा हर एक प्रश्न में संक्रियात्मक या ऑपरेटिव या ऑपरेशनल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो क्रिया, एक्शन या संचालन ऑपरेशन से संबंधित है। करके सीखना, जहाँ शिक्षार्थी किसी कार्य को स्वयं सीखता है, प्रयोग करता है और नियंत्रण करता है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? इसको संक्रियात्मक कहेंगे, ध्यान रखना है। क्या कहेंगे इसे? संक्रियात्मक। तो दोस्तों जहाँ भी संक्रियात्मक लिखा हो आपको समझ लेना है जो अभी आपको बताया गया है। सहभागिता, पार्टिसिपेशन, किसी कार्य, गतिविधि या सक्रिय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना। केवल सुनना नहीं, बोलना, करना, सोचना, मिलकर काम करना, ये सब क्या है? सहभागिता है। सहभागिता है। यहाँ पे क्या करना है? सभी जो भी है सब कार्य, गतिविधि, प्रक्रिया सब कैसे करना है? एक साथ करना है, मिलजुल कर करना है, उसे कहेंगे सहभागिता। अगला शब्द क्या हमारा? सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल। अब देखो समाज में रहते हो तो सामाजिक कौशल क्या होना चाहिए? मिलजुल कर रहना। अब आप पड़ोसियों से डेल और रात लड़ते रहते तो आपके पास सामाजिक कौशल नहीं है ना। बात करना, सहयोग करना, संबंध बनाना, ये सामाजिक कौशल के उदाहरण हैं, ध्यान रखना है। जहाँ भी शब्द अगर किसी प्रश्न में लिखा हुआ है सामाजिक कौशल तो अगली बार आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आगे चले। मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन इम्पोर्टेंट भी है। मूर्त चिंतन है ना, इसका कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठोस, प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली वस्तुओं के आधार पर सोचने की क्षमता। ठोस, प्रत्यक्ष और वस्तुओं और दिखाई देने वाली वस्तुओं के आधार पर सोचने की क्षमता जो है उससे हम मूर्त चिंतन कह रहे हैं। बच्चा जो देखता है, छू सकता है, गिना जा सकता है, उसी के आधार पर सोचता और समझता है। आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 18। सॉरी प्रश्न नहीं है वाक्य में। तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, अभी चिंतन था, अमूर्त चिंतन है।
ठोस वस्तुओं के बिना, यहाँ पर कोई भी ठोस वस्तु नहीं है, उसके बिना विचारों, प्रतीकों, नियमों, अवधारणाओं के आधार पर सोचने की जो क्षमता है ना, जो कुछ देखा नहीं जा सकता, जो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में जो सोचा जाएगा उसे अमूर्त चिंतन कहेंगे। ध्यान रखना है, ऐसे ध्यान रखना है, मूर्त में मूर्ति होगी, इसमें मूर्ति नहीं होगी, इसमें कल्पना की जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? अमूर्त चिंतन कहेंगे। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या हमारे पास 19, अविधारणा। अविधारणा, आप लोग अपनी ईमानदारी से बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करने में कुछ जाता है का जी? कुछ नहीं जाता है। तो उठाओ उंगली और लगाओ लाइक वाले निशान पर। समान गुणों वाली वस्तुओं और व्यक्तियों, घटनाओं के बारे में बनी सामान्य मानसिक धारणा अविधारणा। सामान्य गुणों वाली व्यक्तियों या घटनाओं के आधार पर बनी सामान्य मानसिक धारणा है ना, ये क्या कहलाएगी? अवधारणा कहलाएगी, कंसेप्ट कहलाएगी, नेचुराइजेशन कहलाएगी। जैसे कुर्सी, कुर्सी शब्द आते ही लकड़ी, प्लास्टिक, लोहे की अलग अलग कुर्सियाँ सभी बैठने के काम आती हैं। शब्द एक बोला लेकिन उसमें कई विभक्ति हमारे दिमाग में आ जाती हैं। यही होता है कंसेप्ट। हमें पता है जिसके 4 पैर होंगे, गोल होगा, बताओ वो क्या है? तो कहेगा, बच्चा कहेगा स्टूल का, उसके पीछे और एक तख्ती से लगी है तो क्या है? बच्चा कहेगा कुर्सी। ये क्या है? यही कंसेप्ट है, ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट है। अगला हमारा जो शब्द है वो है सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। एक ऐसी स्थिति, अनुभव में सीखी गई बात को अन्य परिस्थिति में लागू करना। जो एक जगह सीखा उसे मिलती जुलती जगह पर लागू कर दिया है, उसी को कहेंगे हम सामान्यकरण। सामान्यकरण का तात्पर्य हो गया कि जितनी भी हमारे पास हैं सबको एक ही स्थिति में ले आना, सबको एक ही स्थिति में ले आना, सबको बराबर करना। तो जनरलाइजेशन क्या कहलाएगा? सामान्यकरण कहलाएगा। ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, निगमन। अब ये किसको नहीं पता मुझे बताओ? जिन भैया को नहीं पता वो समझ लें कि 2 तरीके से सिखाया जाता है, उदाहरण देकर फिर थ्योरी समझाएंगे, और दूसरा तरीका होता है कि पहले थ्योरी समझाएंगे फिर उदाहरण देंगे। तो टीचर 2 तरीके से पढ़ाता है, लेकिन आजकल जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है कि पहले उदाहरण देंगे फिर पढ़ाएंगे, पहले उदाहरण देंगे फिर पढ़ाएंगे। तो ये तो पहले उदाहरण देकर फिर पढ़ाना आपका अलग है, तो अब वो होगा आगमन, और ये कौन सा है? निगमन। तो इसमें पहले रूल होंगे, फिर उसके बाद क्या दिया जाएगा? एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न नहीं, ऑब्जेक्टिव नंबर 22, आगमन। निगमन का उल्टा होता है आगमन। निगमन विधि का उल्टा क्या है? आगमन है। ये ध्यान रखना है। जैसे विशेष उदाहरणों और तथ्यों से सामान्य नियम या सिद्धांत निकालने की प्रक्रिया। अब देखो पिछले वाले से इस वाले में एग्जाम्पल इधर आ गया, रूल इधर चला गया, यानी ये एक दूसरे के क्या हो गए? रिवर्स हो गए। ये ध्यान रखना है। क्या हो गए? रिवर्स हो गए। आगमन, आगमन, निगमन। देखो अगला महत्वपूर्ण हमारा जो शब्द है जीववाद या जीववादिता। जीववाद का अर्थ है निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन, भावना या चेतना का मन जान लेना। बच्चा सोचता है कि सूरज चलता है, खिलौना दुखी हो गया है, पत्थर को दर्द हुआ है, यह जीववादी सोच है। चांद मेरा पीछा कर रहा है, कुर्सी ने मुझे मार दिया, गुड़िया रो रही है। ये सब जीववाद के ही उदाहरण हैं, जिसमें बच्चा अपने हिसाब से अपने से जुड़ी चीज़ों को नामकरण करने लगता है, समझने लगता है। ध्यान रखना है। केंद्रितता, सेंट्रेशन, किसी वस्तु या स्थिति में केवल एक ही पहलू पर ध्यान देना। किसी वस्तु या स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान देना, अन्य पहलुओं को अनदेखा करना। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका केंद्रितता का। बच्चा एक ही बात पर अटक जाता है, पूरी स्थिति को एक साथ नहीं देख पाता है। ठीक है ना? पूरी स्थिति को एक साथ नहीं देख पाएगा, उसे कहेंगे केंद्रितता। ठीक है ना? अगला देखिए, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द, ओहो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया जी, अहम केंद्रता। अहम केंद्रता है, और इसका जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से दिया? अहम केंद्रता दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना और अपनी ही सोच को सही मानना। अपनी ही सोच को क्या मानेंगे? सही मानेंगे। उसे कहेंगे हम अहम केंद्रता। अहम केंद्रता मतलब बच्चे का खुद का है, स्वयं का है, वही भगवान है।
अपनुच भगवान है, ये समझ लो, है ना। अपनुच क्या है? भगवान है। बच्चा सोचता है कि वो लोग वही देखते, सोचते या जानते हैं जो स्वयं भी जानता है। बच्चे का दिमाग है जितना मैं पढ़ा हूँ उतना पापा भी मैं जानते हैं ये, लेकिन ये बात पापा को नहीं पता है। आगे चले, आगे हमारे पास प्रश्न संख्या कौन सा है? 26। अगला है हमारा आत्म केंद्रित सोच। आत्म केंद्रित सोच, इकोसेंट्रिक थिंकिंग, दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाना और अपनी ही सोच अनुभव को सबके लिए समान मान लेना। यानी ये हो गया खुद को मेहमान मान लेना, खुद को सब कुछ मान लेना, बोले मैं सही हूँ और बाकी सब गलत है। उसी सोच को हम आत्म केंद्रित सोच नाम देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलें, आगे क्या है? प्रतिवर्तिता, रिवर्सिबिलिटी। प्रतिवर्तिता यानी रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी आपकी किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट देना, किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट देना, रिवर्स कर देना, मूल अवस्था तक पहुंचाने की क्षमता रखना, उसको मूल अवस्था में वापस पहुंचा देना, रिवर्सिबिलिटी कहलाएगा। तो किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट कर मूल अवस्था तक पहुंचा पाने की क्षमता को हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। बच्चा समझ पाता है कि जो किया गया है उसे वापस किया जा सकता है, जो किया गया है उसे वापस किया जा सकता है। जैसे क्या है? जैसे यहाँ पानी संरक्षण चौड़े गिलास से पतले गिलास में डालने पर बच्चा समझता है अगर इसे मैं वापस चौड़े गिलास में डाल दूं तो मात्रा वही रहेगी, रिवर्सिबिलिटी। अगला हमारा शब्द है प्रोत्साहित, इनकरेज्ड, मोटिवेटेड। अति संभावित है, अति महत्वपूर्ण है, सीखोगे तो करोगे, है ना। किसी व्यक्ति में उत्साह, आत्मविश्वास, कार्य करने की क्षमता, इच्छा, हौसला बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये सभी प्रोत्साहित करने की बातें होती हैं। प्रोत्साहन जिंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला शब्द हमारा प्रेरणा, मोटिवेशन। यह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने, जारी रखने, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। आपने सीटेट किया है, आपकी जॉब लगेगी, बहुत अच्छी शादी होगी, ये सब क्या हैं? ये मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, प्रेरणा का काम कर रहे हैं। आपकी आज की मेहनत में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, मुझे पसंद करेंगे, लाइक्स मिलेंगे, लेकिन देते नहीं यार, आप झूठ बोल, लाइक नहीं करता कोई मेरी वीडियो को, हैं? अरे यार, एक लाइक में क्या जाता है? मुझे पता, देखते लोग हैं, व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करना भी बनता है भाई। एक अंगूठा लगाने में क्या जा रहा है बाबू? लगा दिया करो, किसी गरीब का भला हो जाएगा। एक अंगूठा लगाने में क्या जा रहा है ना? लगा दिया करो। तो काम करने की इच्छा, ताकत, प्रेरणा के प्रकार दो होते हैं। एक तो होती है आंतरिक जो होती है भीतर से आने वाली इच्छा को कहा जाएगा, है ना, जैसे सीखने का आनंद और जिज्ञासा। एक होती है बाह्य, है ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बाहरी कारणों से हो सकती है, जैसे पुरस्कार, अंक, प्रशंसा इत्यादि की वजह से भी ये बाहरी क्या है? प्रेरणा है। प्रक्रियात्मक, है ना, प्रक्रियात्मक का मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने की निर्धारित तिथि, विधि, चरणों या क्रम से संबंधित, क्या बोलेंगे उसे? प्रक्रियात्मक बोलेंगे। तो किसी कार्य को करना है तो उसकी एक निर्धारित विधि होगी, स्टेप्स होंगे, चरण होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रक्रियात्मक बोलेंगे। ध्यान रखना है, कदम दर कदम तरीका प्रक्रियात्मक कहा जाएगा। समझ लीजिए, बहुत ही आवश्यक है। 31 हमारा शब्द क्या है? स्किल। अब स्किल क्या होता है? स्किल होता है किसी कार्य को सही, कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास के साथ करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं, कौशल कहते हैं। ध्यान रखना है, जो काम हम अभ्यास से अच्छे ढंग से कर पाते वही कौशल कहलाता है। वही क्या कहलाएगा? कौशल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे है 32 नंबर शब्द, पुनर्बलन।
पुनर्बलन ये प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को मजबूत किया जाता है। क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, चोरी करके लेके आया, माँ ने कहा बेटा बहुत अच्छा किया है, बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल गया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल गया बच्चे को। कल को वो उससे भी बड़ी चोरी करेगा। क्या करेगा? उससे भी बड़ी चोरी करेगा, क्योंकि माँ उसे इनाम देती है और उसे इनाम सबसे बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, इसीलिए वो उसे। अगला देखिए, संतुलीकरण है ना, इक्विलिब्रेशन। एक अनुभवों और पहले नए अनुभवों और पहले से मौजूद ज्ञान के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है ना। पुराने अनुभव हमारे कुछ और हैं और अभी स्थिति कुछ और है, इन दोनों के बीच में जो संतुलन बनाए रखा है उसको इक्विलिब्रियम या संतुलीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण में आएगा। अगला शब्द हमारा समाकलन, एसिमिलेशन। अच्छे को नहीं बताओ तो इनकी मीनिंग तुक्का लगा रहे होते हैं। समाकलन का मतलब क्या होता है? नई जानकारी या अनुभव को पहले से मौजूद, कोई नई जानकारी है उसको पहले से मौजूद मानसिक संरचना में शामिल करना। मानसिक संरचना को क्या नाम देते हैं हम? स्कीमा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि नई जानकारी जो अनुभव है वो पहले से जो मौजूद मानसिक स्कीमा है उसमें उसे क्या करना है? फिट करना है। तो नई बात को पुराने ज्ञान के साथ फिट कर देना समाकलन कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ध्यान रखना है, जानकारी वही है, सिर्फ उसे क्या कर दिया है? अलग तरीके से पेश किया है। बच्चा कभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहता है, पहले जो जोड़ जानने वाली नई संख्याओं को भी जोड़ देता है। तो समझ रहे हो ना, पहले जो कर रहा था उसी का क्या है। अगला है हमारा 35 नंबर पर स्कीमा। पूरे भारत में इसका नाम गूंजता है सीटेट के थ्रू। मस्तिष्क में मौजूद वह मानसिक ढांचा जिसके आधार पर व्यक्ति जानकारी को समझता है, संगठित करता है और प्रतिक्रिया देता है, उसे क्या कहेंगे हम? संरचना कहेंगे। समझना, संगठित करना और प्रतिक्रिया देना, ये क्या कहलाएगा? ये आपका संरचना कहलाएगा। ध्यान रखना है, स्कीमा कहलाएगा। अगला है अनुकूलन, एकोमोडेशन। नई जानकारी या अनुभव के अनुसार अपनी पुरानी मानसिक संरचना को बदल लेना। नई जानकारी मिल गई है, पुरानी को छोड़ देंगे, पुरानी को साथ नहीं रखेंगे, पुरानी जानकारी हमारे लिए वैल्यूबल नहीं है, तो समझ लीजिए इसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? अनुकूलन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनुकूलन कह रहे हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला है आपका, जिस पर सभी टीचर चीख चिल्ला रहे होते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास सोचने, समझने, याद रखने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमताओं का क्रमिक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक का अर्थ हो गया सोचना, समझना, याद रखना, तर्क करना, समस्या समाधान, ये संज्ञानात्मक है। बच्चे की बुद्धि और सोच समय के साथ कैसे विकसित होती है, वही संज्ञानात्मक विज्ञान है। ये ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अगला शब्द क्या है? ससंगत। असतत होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस का अर्थ होगा जो निरंतर न होकर चरणों या अवस्था में होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो उसे हम क्या बोलेंगे? असतत, है ना। विकास धीरे धीरे, लगातार नहीं, बल्कि पीढ़ियों की तरह अलग चरण से ही होता है। अगला शब्द हमारा विविध, डाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, जहाँ जैसे ही अलग अलग प्रकार के, ये होता है विविध। डिफरेंट, अलग अलग तरीक़ों को क्या कहेंगे? हम विविध कहेंगे। ये आपको याद रखना है। कक्षा में बच्चे बुद्धि, रुचि, भाषा, पृष्ठभूमि, सीखने की गति अलग अलग
होती है। हर एक कक्षा में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं और इस कंसेप्ट को हम समावेशी कक्षा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला शब्द हमारा संकलन या इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? नई जानकारी को इस रूप में बदलना कि उसे मस्तिष्क में संग्रहित किया जा सके। जो नई जानकारी है उसको कैसे भी करके दिमाग के अंदर बिठाया जाना चाहिए। सीखी हुई जानकारी को याद रखने में योग्य बनाना, ये किसने कहा है? कॉर्डन ने कहा है। और कॉर्डन कैसे होता है? सुनो, कॉर्डन कैसे होता है, देखो। दृश्य, चित्र, रंग, चार्ट रूप आदि में, श्रव्य में सुनकर, ध्वनि के माध्यम से। अर्थात्मक कोडन, अर्थ समझकर। अगला हमारे पास पुनः स्मरण। क्या है? पुनः स्मरण। तो स्मृति में संग्रहित जानकारी को आवश्यकता पड़ने पर वापस याद करना पुनः स्मरण कहलाता है। जो याद रखा था उसे वह फिर से अचानक याद कर लेता है, उसे कहेंगे पुनः स्मरण। लेटेसी पीरियड, सहजकाल, बाल विकास की वह अवस्था जिसमें यौन प्रवृत्तियां सुप्त रहती हैं और बच्चा सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक विकास पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है ना? यौन प्रवृत्तियां क्या रहेंगी? सुप्त रहेंगी और बच्चा सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर अधिक ध्यान देगा। यह शांत विकास काल है जहां पढ़ाई, मित्रता, खेल और नियमों पर ज़्यादा केंद्रित रहता है। यह बालक किस पर ध्यान रहेगा? जहाँ पढ़ाई, मित्रता और खेल पर अत्यधिक ध्यान रहेगा। ये ध्यान रखना है। इसको कहते हैं सहज काल। सहज काल। अगला है हमारा मूल काल। मूल काल क्या है? बालक की वह अवस्था जिसमें बच्चे की संतुष्टि मुख्यतः मुंह से होती है, उसे कहते हैं मूल काल। संतुष्टि कहाँ से होगी? मुंह से होगी। आयु सीमा जन्म से लगभग 1 वर्ष तक उसे हम क्या कहेंगे? मूल काल कहेंगे। चूसना, अंगूठा चूसना, वस्तुओं को मुंह में लेना, ये सब उसी मूल काल की अवस्था की वजह से ऐसा होता है। अगला और अंतिम शब्द व्यवहारवाद। व्यवहारवाद वह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसमें अधिगम को बाह्य, प्रत्यक्ष और मापने योग्य व्यवहार में परिवर्तन करने रूप देखा जाता है। इसमें मन की आंतरिक भावना प्रक्रियाओं के बजाय उत्तेजना प्रतिक्रिया पर जोर दिया जाता है, जो दिखाई दे और मापा जा सके वही व्यवहार और सीखने में व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस तरीके से हमने जो अति महत्वपूर्ण आपके शब्द थे जिनका अर्थ आपको नहीं पता था, तो ये आज करा दिए हैं। जो इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो धमाकेदार में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।